गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की सीरीज में ये जो लास्ट लेक्चर हम लेके आए हैं, इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद मेटल्स, वुड्स रिएक्शन, देन द रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। यानी जब कोई भी अगर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल वहां पे आएगा, किसके पास, हेलो एल्केन के पास, तो उसकी जो रिएक्शन होगी वो एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन होगी। ये कैसे डिसाइड होगा? तो यहां एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है। यहां अपन देखेंगे कि ये 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CBr CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन है, और हम ये मान लेते हैं कि ये एक टर्सरी ब्यूटाइल इथोक्साइड पर ये कहते हैं ये क्या है, एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर ये ऐसा बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होगा, हम ये कह दें कि दिस इज ए बल्की ग्रुप। अगर ऐसा बल्की जो न्यूक्लियोफाइल होगा, देन दिस बल्की न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स एज ए बेस। ये किसकी तरह काम करेगा? एक बेस की तरह काम करेगा। और बेस हमेशा क्या करेगा? इसमें से एक प्रोटॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो ये इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ऑन द न्यूक्लियोफाइल सेंटर और कार्बन, इट विड्रॉज ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन। कैसे होगा देखो, ठीक है, ठीक, ये देखो। तो ये क्या है, H+ के फॉर्म में यहां से निकलेगा और वो किसके साथ जुड़ेगा? अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। और ये हेलोजन है किसके फॉर्म में? Br- के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस तरह का अगर बल्कियर ग्रुप हेलो एल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक करता है, देन द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉर्म ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मैकेनिज्म से क्या होगी? प्रोसीड करेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कब? जब बल्कियर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन अगर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो हम यहां पे कह देंगे कि इस एलिमिनेशन से क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड, यहां पे H को जोड़ देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, प्रोपीन यहां पे बनेगा। लेकिन अगर ऐसा हो, ये जो ग्रुप हो, ये क्या है आपके पास? इथोक्साइड है। अगर ये इस तरह का छोटा ग्रुप होगा, तो ये कहां पे अटैक करेगा? ये अटैक कहां पे करेगा? इस सेंटर के ऊपर, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। और यहां से ये जो Br है वो किसके फॉर्म में निकलेगा? Br- के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक बार इस बल्कियर ग्रुप वाले इसको हटा दूं, तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि यहां क्या हो रहा है। इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, दिस ग्रुप इज अटैकिंग ऑन द कार्बन अटैच टू द हैलोजन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ये जो Br है वो किसके फॉर्म में निकलेगा? Br- के, और ये ग्रुप यहां पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो अगर इस तरह का जो स्मॉलर ग्रुप है, तब जो रिएक्शन फ्लो होगी वो कैसी होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। So it depends on the attacking nucleophile whether it is a bulkier one or it is a smaller one. If it is a bulkier one, then the reaction proceeds in elimination, or if it is a smaller group, then the reaction occurs as substitution reaction, nucleophilic substitution. Okay, next to this, what happens when haloalkanes react with metals? When haloalkanes react with metal, Rx plus metal, अगर ऐसा होगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। एक ऐसा ही कंपाउंड सबसे पहले किसने बनाया? विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, विक्टर ग्रिग्नार्ड। इन्होंने 1900 में क्या किया? एक कंपाउंड बनाया। किसका, कैसे बनाया इन्होंने क्या किया? एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाई? मैग्नीशियम के साथ। इसमें ड्राई ईथर में, टू रिमूव द मॉइस्चर। और इन्होंने एक कंपाउंड बनाया RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड।
इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड के नाम पे ही क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एक कंपाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस कंपाउंड से बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका सिंथेसिस कर सकते हैं। तो हम थोड़ी सी इसकी बात करते हैं, इसमें बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो यहां पे इसमें दो तरह के बॉन्ड्स हैं। हम अगर देखें, एक जो बॉन्ड है RMG बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन और मेटल के बीच में। तो ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। कोवेलेंट है लेकिन हाईली पोलर है। हाईली पोलर क्यों है? क्योंकि मेटल क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब दूसरे बॉन्ड की अगर बात कर रहे हैं, ये किसके बीच में है, मेटल और हेलोजन के बीच में। तो इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगा, ये प्योरली आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, और ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एफिनिटी इतनी ज्यादा है कि अगर इसको कोई भी प्रोटॉन डोनर मिल जाए तो ये फटाक से उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, एल्केन्स बना लेगा। जरा अपन बात कर लें एक बार, ये देखते हैं अपन RMgX। मान लीजिए इसको कोई भी प्रोटॉन डोनर, वीक प्रोटॉन डोनर होगा वो भी, यहां तक कि एमीन्स से भी ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन्स को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अल्कोहल, वाटर, इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ठीक है, वाटर का जो H+ है वो प्रोटॉन इससे जुड़ जाएगा, और जो दूसरा क्या है MgXOH, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। ठीक है, तो यहां पे तुरंत हमारे पास क्या बन जाएंगे, एल्केन्स बन जाएंगे। तो अब हम समझ सकते हैं कि ड्राई ईथर में ही इस रिएक्शन को क्यों कराया जाता है, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव विद द वाटर और एनी प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीसीज। और इसके क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाएगा, यानी ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है, ये क्या कर लेगा, आगे रिएक्ट कर लेगा। इसलिए जब भी इसको प्रिपेयर करते हैं तो इवन ट्रेसेस ऑफ वाटर हैज टू बी रिमूव्ड। नेक्स्ट हम बात कर लें वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी अपन ने पढ़ा था, ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ, है ना। तो इसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड, अपन ये कहते हैं एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम के, किसकी प्रेजेंस में, किसके अंदर सॉल्वेंट क्या यूज किया जाता है, ईथर यूज करते हैं, क्योंकि वाटर तो यूज कर नहीं सकते, सोडियम हाईली रिएक्टिव है वाटर के साथ। अब यहां से अपन क्या करेंगे, ये NaX निकल जाएगा यहाँ पे, और ये जो दोनों एल्किल ग्रुप हैं ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो भी एल्किल हैलाइड हमने लिया है उससे डबल कार्बन का हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक मिक्सचर बनेगा। जैसे अपन ये कह दें एक मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनेगा, एक टाइप का एल्केन नहीं बनेंगे। जैसे अपन ये कह दें RX, ये Na है, और ये है मान लेते हैं अपन RX, R', ये दोनों एल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग होंगे, ऐसी कंडीशन में हमारे पास तीन तरह के एल्केन्स बनेंगे। एक इसके कंबाइन होने से, ठीक है, दूसरे टाइप के कौन से, अगर यही दोनों ग्रुप आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, R', और तीसरे कौन से, मिक्स्ड वाले। इस तरह के हमारे पास क्या बनेंगे, तीन तरह के एल्केन्स बनेंगे, यानी एल्केन्स का हमारे पास क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं, अब बात करेंगे अपन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स की। पहली बात तो हम ये देखें कि हेलोएरीन्स की जो रिएक्शन है वो डिफरेंट क्यों है। तो हम ये जान लेते हैं कि हेलोएरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत कम एफिनिटी शो करते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम देते हैं। तो वो कम क्यों देते हैं, पहले उन रीजंस की अपन थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक हेलोएरीन सिंपल सा लिखता हूं यहाँ पे। ये क्या है, एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। इसके पास क्या होते हैं, 3 डोनर पेयर्स होते हैं।
ठीक है, इसको अपन क्या नाम दे दें, क्लोरोबेंजीन। ये हेलोएरीन का एग्जांपल। अब इस हेलोएरीन में अपन देखें कि जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, सबसे पहली बात तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है। सबसे पहला रीजन कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली क्यों नहीं देते। तो एक अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन हेलो एल्केन्स में देखें तो हेलो एल्केन्स में जो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। लेकिन यहां देखो 1 2 3 तीन क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और s कैरेक्टर ज्यादा होने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होगा, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बॉन्ड होगा ना ClC बॉन्ड, ये क्या होगा, जो हेलो एल्केन में CX बॉन्ड था उसके कंपैरिजन में ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रोंगर होगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक करना इजी नहीं होगा, तो इस न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करना आसान नहीं रहता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होता है। सेकेंड इसका जो रीजन है वो अपन किससे बता सकते हैं, रेजोनेंस से। जरा अपन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं। यहां से क्या होगा, लोन पेयर अवेलेबल है तो वो लोन पेयर रिंग के अंदर ये दे सकता है। तो ये लोन पेयर यहां पे देगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां आ जाएंगे, यहां पे। तो इसकी एक अपन क्या लिख सकते हैं, जो ये रिएक्शन है इस तरह से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे और अपन इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऐसे लिख सकते हैं, ये बॉन्ड यहां आ गया, ये वाला बॉन्ड यहां आ गया। ठीक है, ये यहां पे डबल बॉन्ड है ही। ठीक है, आगे और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं अपन। लेकिन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखेंगे ना, तो CCl बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इज नॉट ए सिंगल बॉन्ड, इट इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल बॉन्ड ऑल्सो। यानी इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ क्या है, ये डबल बॉन्ड भी है। तो ये क्या होगा, इसकी जो डबल बॉन्ड होने से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको तोड़ने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी वजह से भी, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से भी क्या होगा, ये क्या नहीं देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ये रिएक्शन तब होगी जब ये Cl यहां से किसके फॉर्म में निकले, Cl माइनस के फॉर्म में निकले। ठीक है, तीसरी जो बात अपन करने वाले हैं, तीसरी बात ये है कि इसके हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो रिएक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, SN2 से हो। तो अपन ये मान ले SN2 मैकेनिज्म में क्या बनेगा, कैटायन। तो इससे क्या बनना चाहिए, Cl माइनस अगर मान लो इसमें निकले तो ये क्या बनना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इस कार्बन के ऊपर, फेनिल कैटायन या फेनिल कार्बोकैटायन। ये क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरह विड्रॉ कर लेगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वो डीलोकलाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस डीलोकलाइजेशन के कम हो जाने की वजह से क्या होगा, ये क्या नहीं देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, यानी कि जो बनने वाला कार्बोकैटायन है ये क्या बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए। ये स्टेबल नहीं होगा तो जो स्टेबल नहीं होता है वो बनेगा भी कम। ठीक है, फोर्थ देखो, रिपल्सन। एक और रीजन कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देते, इस कार्बन ये जो एरिन रिंग है, इस रिंग के अंदर क्या है, हमारे पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। अब उन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल खुद क्या लेके आ रहा है, नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है। तो वो जो न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल अगर यहां इस रिंग से जुड़ने के लिए इस रिंग पे अटैक करने आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको क्या करेंगे, वापस रिपेल करेंगे, है ना।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही रिंग के पास क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस रिंग से अटैच नहीं हो पाए। तो ये 4 रीजन देखो, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, फेनिल कार्बोकैटायन की इंस्टेबिलिटी और रिपल्सन बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इन 4 अपन ये कहते हैं रीजंस की वजह से ये क्या नहीं देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं तो वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे वो क्या देते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी एक्सट्रीम अपन कह सकते हैं टेम्परेचर की कंडीशन और प्रेशर की जो कंडीशन है वो एक्सट्रीम होगी, तब वो वहां पे क्या देते हैं, ये रिएक्शंस दे सकते हैं, या फिर कोई और ग्रुप उस रिंग से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जैसे अपन बात करें कि अगर इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, NaOH के साथ, तो ये जो रिएक्शन होती है ना, OH जो न्यूक्लियोफाइल है उससे Cl का जो सब्स्टिट्यूशन होना, ये जो रिएक्शन है ये कितने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉरी एंड 623 केल्विन टेम्परेचर, इतने ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे ये जो रिएक्शन है वो होगी। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा फिर, फिनोल मिलेगा। ठीक, अगर इसी रिंग से अपन क्या करें, हमने इसकी जो हाइब्रिडाइज्ड जो स्ट्रक्चर देखी, हमने देखा था कि इसकी जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो अपन ने पिछले जो टॉपिक अपन ने देखा जिसके अंदर, तो अपन ये देखिए कि अगर ऑर्थो और पैरा के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे अपन ये मान लें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये जुड़ा हुआ है NO2, कहां पे जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन पे, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये जो ग्रुप क्या होगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने से क्या होगा, इसकी जो रिंग के जो चार्ज का डिलोकलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा, चार्जेस का या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का जो डिलोकलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा है तब ये जो रिएक्शन होती है वो कितने टेम्परेचर पर, 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है। तब हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहां पे अपन NO, अपन कह सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर इसमें क्या है, ऑर्थो के साथ साथ पैरा के साथ साथ कहां पे, अगर ऑर्थो पे भी क्या जुड़े हुए हो, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन कितने पे, 368 केल्विन पर ही हो जाती है। ठीक है, और तब हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा, यहां पे NO2 है, ये OH, तो हमारे पास मिलेगा देखो 1 2 3 4 2 डाई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ा हुआ हो, अगर इस तरह का कंपाउंड, तो ये वाली जो रिएक्शन है वो किस पे होती है, केवल वार्म करने पर ही, NaOH के साथ अगर अपन इसको वार्म कर दें तो ही ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, और ये रिएक्शन होने से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा यहाँ पे NO2 और इसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो किससे हो जाएगा, OH से। तो अपन कह सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो टेम्परेचर और प्रेशर की एक्सट्रीम कंडीशन होनी चाहिए, या फिर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। जरा अपन रेजोनेंस से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जो रिएक्शन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और क्यों पड़ता है। हाँ, जरा अपन बात कर लें कि इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका इफेक्ट किस तरह से होगा। तो यहाँ पे अपन ने एक एग्जांपल लिया है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन।
ठीक है, या फिर अपन कहते हैं पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर अगर ये किसका अटैक हो, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जिस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कब जुड़ सकता है, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ट्रांसफर हो, यहाँ पे, और यहाँ क्या जनरेट हो, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन का सेंटर जनरेट हो, जिसके ऊपर क्या जुड़ पाएगा, OH ग्रुप जुड़ पाएगा। तो यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो जाता है, ये वाला नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ गया, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। ठीक है, अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो अपन क्या कहें कि ये जो चार्ज किस पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन के ऊपर। और फिर उससे आगे वाली जो पोजीशन देखें तो अपन उसमें क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या है, फिर नेगेटिव चार्ज। अगर इन तीनों को अपन एक साथ लिख दें तो इसको अपन रेजोनेंस हाइब्रिड कह सकते हैं। ये रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिंग होगी वो रिंग क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, और इस पोजीशन के ऊपर क्या जुड़े होंगे, दो जो न्यूक्लियोफाइल है हेलोजन और OH यहाँ पे जुड़े होंगे। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप है। सेकंड जो स्टेप है वो फास्ट स्टेप है, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसमें से क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और हेलोजन किसके फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। ठीक है, और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, अब यहां अपन ये देखें कि इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट ये होगा कि जब ये ऑर्थो पे और पैरा पे जुड़ा होगा, तो ऑर्थो और पैरा कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी को ये ग्रुप क्या कर देगा, कम कर देगा, या फिर अपन कह दें कि नेगेटिव चार्ज को ये क्या कर देगा, डीलोकलाइज्ड कर देगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी जो इफेक्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे ये बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो, इसके लिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ा होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। लेकिन हमने एक बात कही कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम देते हैं, उसके रीजन भी हमने देखे। तो ये रिएक्शन देते कौन सी हैं, ये देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये किस तरह से देते हैं, चलो अपन बात करते हैं। देखो मैंने एक हेलोबेंजीन, यानी चाहे इसको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन हम समझ लें, ये हेलोबेंजीन का एक एग्जांपल यहां पर लिया है, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लोन पेयर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ बिहेव करेगा। तो ये रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे गौर करें तो यहां पे अपन क्या देख रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, पैरा पोजीशन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस है उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इजीली कोई भी ऐसा ग्रुप जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, इलेक्ट्रोफाइल इजीली किस पे अटैक कर सकता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है, और वहां पे वो जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्थो और पैरा, दे आर द साइट फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अपन ये कहते हैं कि ज्वाइनिंग साइट्स है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे क्या हो सकता है, इजीली अटैक कर सकता है, और इजीली यहां पे क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। इसलिए ये जो हेलो एरीन्स हैं, दीज हेलो एरीन्स आर गिविंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तो कम एफिनिटी है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन को क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज इनके अंदर होती है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इजीली क्या जुड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कुछ एक दो एग्जांपल अपन बात करते हैं। हम बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स हम पढ़ रहे थे, उनमें अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होता है, ऑर्थो और सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जुड़ सकता है। तो इसमें जो पहली रिएक्शन है वो क्या है, हेलोजिनेशन।
ठीक है, हम ये बेंजीन रिंग ड्रॉ करते हैं, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन अगर किसके साथ कराई जाए, क्लोरीन के, लेकिन ये जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, किसी भी लुईस एसिड FeCl3 या फिर आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है वो होती है। और इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे। दो प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज होता है और पैरा पे। तो ये तो क्या बनेगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और इसके साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, दूसरे में कहां पे, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ होगा, तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें से पैरा और ऑर्थो में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो हम बात करते आए हैं पहले से कि जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा सिमेट्रिक है। पैरा प्रोडक्ट सिमेट्रिक होने की वजह से इसका जो क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर अरेंजमेंट क्या होगा, आसानी से पॉसिबल है। सिमेट्रिक प्रोडक्ट क्या होगा, ये ज्यादा बनेगा, और इसलिए ये जो पैरा प्रोडक्ट ये होता है ये क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरी जो रिएक्शन की बात करें अपन, दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन। अपन करें नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो जो ग्रुप है उसका क्या होना, ऐड होना। ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करें तो किसका एडिशन हो जाएगा, NO2 ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। वही दो पोजीशन के ऊपर Cl एक बार किस पे जुड़ेगा, NO2 ग्रुप, एक बार जुड़ेगा वो पैरा पोजीशन पे, और एक बार वो ग्रुप किस पे जुड़ेगा, एक बार वो ही ग्रुप किस पे जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना क्या होगा, नाइट्रेशन। ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वही पैरा प्रोडक्ट बनेगा। रीजन आपको पहले मैं बता चुका हूं। तीसरी जो रिएक्शन है इसकी वो कौन सी है, सल्फोनेशन। ठीक है। सल्फोनेशन के अंदर सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराई जाए, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो क्या हो जाएगा, पैरा और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर किसका एडिशन हो जाएगा, सल्फोनिक ग्रुप SO3H, पैरा सल्फोनिक एसिड बन जाएगा ये, पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड, और दूसरे में क्या होगा, ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड, SO3H ग्रुप यहां जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा पैरा वाला, क्योंकि वो ज्यादा सिमेट्रिक है। ठीक है। इनके साथ साथ एक और रिएक्शन है जो अपन ये कह दें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपन एक और रिएक्शन की यहां पे बात करेंगे। पहला अपन ने हेलोजिनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, और जो चौथी है उसको अपन क्या कह सकते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। और यहां जो अपन बात करने वाले हैं वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अपन बात करेंगे वो किसकी, दो टाइप की रिएक्शंस की। फर्स्ट वाले को अपन क्या बोल सकते हैं, एल्काइलेशन, है ना। एल्काइलेशन क्यों, क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप का क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है। और दूसरे टाइप की एसिलेशन जो अपन बाद में बात करते हैं। एल्काइलेशन को पहले देख लेते हैं अपन। एक बार मैं रिएक्शन लिखता हूं कि अगर हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाए, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड या लुईस एसिड की प्रेजेंस। ऐसा होने से क्या होगा, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर किसका एडिशन हो जाएगा, किसका एडिशन हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप का। ठीक है। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन बन जाएगा। अगर अपन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म थोड़ी सी देखें तो क्या होता है, पहले ये जो लुईस एसिड है, ये जो लुईस एसिड है AlCl3, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ एल्किल हैलाइड के साथ, और क्या बनाता है, CH3 प्लस प्लस AlCl4 माइनस। ये जो जनरेट हुआ है, ये क्या जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पे होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। इससे क्या बनते हैं हमारे पास,
जो एल्किलेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर किसका एडिशन हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब ऐसी एक रिएक्शन है जिसको अपन क्या कहते हैं, एसिलेशन। एसिलेशन अगर अपन क्या करें, इस हेलोएरीन की जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराएं, CH3COCl, इथेनॉयल क्लोराइड, एल्केनॉयल क्लोराइड होते हैं ये, इनके साथ कराएंगे तो वो ही हमारे पास क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, Cl है ही, और ऑर्थो पे क्या जुड़ जाएगा, COCH3, ठीक है। और दूसरे में क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा ना दूसरा, उसमें क्या होगा, हम इसको जरा मिला देते हैं यहां से, ठीक है, इनको जरा सा यहां से हटा देते हैं, ठीक। और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ना, वो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा, CO, यहां पे क्या लिख देते हैं इसको, CH3, ठीक है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं इसको 2 क्लोरो एसिटोफिनोल, 4 क्लोरो एसिटोफिनोल, या ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोल और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोल। मेजर प्रोडक्ट हमेशा ही क्या बनेंगे, पैरा वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वही क्या बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शंस में बनते हैं, ठीक है। तो ये हुई किसकी बात, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात, है ना। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, ये है ये फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन बिल्कुल किसकी तरह से है, वैसी ही है जिस तरह से क्या था, वुल्स रिएक्शन थी। बस डिफरेंस कितना सा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम एल्किल हैलाइड की जगह यहां पे क्या लेंगे, एरिल हैलाइड लेंगे। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ। इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, यहां से क्या निकल जाएगा, ये 2NaCl, और ये जो दोनों की दोनों बेंजीन रिंग है, ये भी रिएक्शन जिसके अंदर करवाते हैं अपन, ईथर के अंदर, एक्वस मीडियम में नहीं करवाते हैं। तो यहां आप बात देख लीजिए कि ये जो दोनों बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग क्या हो जाएंगी, आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। इसको अपन क्या बोल देते हैं, बाइफेनिल। तो वो रिएक्शन वैसी ही है, वुड्स रिएक्शन जैसी, बस वहां पे एल्किल हैलाइड हमने लिया था और यहां पे अपन क्या ले रहे हैं, एरिल हैलाइड ले रहे हैं। एरिल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करा रहे हैं अपन, सोडियम के साथ, ईथर के अंदर। तो हमारे पास क्या बन जाता है, बाइफेनिल बन जाता है। अब एक और रिएक्शन अपन बात करें, देखो 2 रिएक्शन को अपन मिक्स कर देते हैं। कौन सी रिएक्शन को, वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। भाई वुड्स रिएक्शन में तो किसने रिएक्ट किया, एल्किल हैलाइड ने, और फिटिक रिएक्शन में किसने रिएक्ट किया, एरिल हैलाइड ने। अगर अपन दोनों की रिएक्शन एक साथ करवाएं, ठीक है, अगर दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हम मान लो कि हम एक मॉलिक्यूल तो किसका हो, एल्किल हैलाइड का हो, और जो दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो किसका हो, एरिल हैलाइड का हो। तब क्या होगा, देखो अपन ये देखें, वैसे अपन ये मान लेते हैं ये X, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, सोडियम के साथ, और जो दूसरा हैलाइड लेंगे वो अपन क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे। तो यहां क्या होगा, देखें क्या रिमूव हो जाएगा, NaX रिमूव हो जाएगा, और यहां पे क्या अटैच हो जाएगा, ये एल्काइल ग्रुप इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, इस रिंग के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एल्काइल बेंजीन या इथाइल मिथाइल जो भी ग्रुप होगा वो एल्काइल बेंजीन यहाँ पे बन जाएगा, यानी मिक्स्ड टाइप के क्या बन जाएंगे, हमारे पास हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर बेंजीन रिंग भी जुड़ी हुई होगी, ठीक। अब ये जो केमिकल रिएक्शन में इतना ही, बाकी का जो पोर्शन है आगे का वो डिलीट कर दिया गया है CBSE के न्यू सिलेबस में। आप इस चैप्टर को पढ़िए, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है वो जानने की कोशिश करिए। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो हमारे तक पहुंचाइए, हम उसका सोल्यूशन लेकर आएंगे।
लेकिन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।